नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्वन। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। महाशक्तियों का मंथन, मिडिल ईस्ट में टेंशन, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 दिवसीय चीन दौरे पर बीजिंग पहुंचे हैं, जहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनका ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल के बाहर जोरदार स्वागत किया है। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है, जिसमें व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक जटिल मुद्दों पर चर्चा हुई है। ट्रंप ने कहा है कि उनका चीन के नेताओं के साथ अब तक का सबसे लंबा और शानदार रिश्ता रहा है और भविष्य भी उज्जवल दिखता है। इसके अलावा ट्रंप ने शी जिनपिंग को एक महान नेता बताया है, तो वहीं शी जिनपिंग ने स्वागत करते हुए कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है और अंतर्राष्ट्रीय हालात अस्थिर हैं। उन्होंने यह मुद्दा भी उठाया कि क्या चीन और अमेरिका बड़े देशों के आपसी संबंधों का नया मॉडल तैयार कर सकते हैं। दोनों नेताओं ने आपसी संवाद और सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 दिवसीय चीन की यात्रा पर हैं। उन्होंने चीन पहुंचकर जो है शी जिनपिंग से मुलाकात की है। द्विपक्षीय बैठक भी दोनों के बीच हुई है। कई मुद्दों को लेकर यह बैठक मानी जा रही है। दोनों देशों के रिश्तों को भी और शी जिनपिंग ने जो बेहतर बताने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर दुनिया में बदलाव कर सकते हैं। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने शी जिनपिंग को एक महान नेता बताया है। उन्होंने कहा है कि हमारे बीच में मतभेद से ज्यादा साझा हित है, ऐसा ट्रंप ने कहा है। और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। पहले परिचय करवा देता हूं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस मुद्दे पर हमारे साथ प्रोफेसर मनोज कुमार जी जुड़ गए हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। साथ ही रिटायर्ड कर्नल उमंग कोहली साहब हैं हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। और पहला सवाल जो है मनोज जी आपसे कर लेते हैं। जिस तरीके से इतने लंबे समय बाद जो है अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल जो है चीन पहुंचा है, दोनों देशों के बीच जो है इतने लंबे समय से खटास थी। इस यात्रा के क्या माने दिखे जाए, इस यात्रा से क्या कुछ जो है आगे दोनों देशों में बदलाव होते हुए नजर आएंगे? मनोज जी। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि आज जिस तरीके से वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मचा है, तो अगर आप डीपली स्टडीज कर लें तो उसमें इन दोनों देश की बहुत बड़ी भूमिका है, वो चाहे अमेरिका हो या चाइना हो। और हम सब जानते हैं कि पिछला इनका जो इतिहास रहा है उसमें दोनों ने एक दूसरे को सहयोग के रूप में न बल्कि एक कंपटीटर के रूप में ट्रंप 2.0 के आने के बाद से पूरे वर्ल्ड के सामने उस तरीके की स्थिति निकल के आई है। चाहे वो टैरिफ वार को लेके हो, जिस तरीके से उनके ऊपर टैरिफ का अमेरिका ने टैरिफ लगाया, और आप समझ सकते हैं कि आज रसिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद जिस तरीके से मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में अमेरिका ईरान जो क्राइसिस चल रहा है, तो इसमें हमें ये देखना होगा कि दोनों देश के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। अगर आप वहीं चाइना को देखिए तो अमेरिका का मोटिव ये है कि किसी प्रकार से चाइना जो ईरान के साथ जो उसका जो व्यापारिक संबंध है, जिस तरीके से क्रूड ऑयल लगभग 90% से ज्यादा वहां से लेता है, तो उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाना चाहता है। दूसरी तरफ उसी तरीके से अगर ताइवान को देख लीजिए तो चाइना के लिए ताइवान प्रॉब्लम है, और जिस तरीके से ताइवान को अमेरिका मदद करता है, जिस तरीके से वहां पे एक तरीके से हथियार का जो एक कंपटीशन बना के रखा, वो कहीं ना कहीं चाइना के लिए एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन सकता है इन फ्यूचर में। और शायद इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से अमेरिका ईरान युद्ध में फंस चुका है और वो वहां से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन बाहर निकलने के रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि अमेरिका वहां से कुछ लेके निकलना चाहता है। और शायद इसीलिए आज जिस प्रकार से चीन में ट्रंप का जो दौरा 2017 के बाद से हुआ है, मुझे लगता है कि ये आने वाले समय के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। जिस प्रकार से दोनों जो देश के जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है एक दूसरे को प्रेज कर रहे हैं, तो ये दिखाता है कि दोनों कहीं ना कहीं एक आपसी सहमति बनते हुए नजर आ रही है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि चाइना आज वर्ल्ड की दूसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी है और अमेरिका नंबर 1 है। तो ऑब्वियस है कि जिस तरीके से चाइना ने कहा है कि हम दोनों कंपटीटर नहीं है बल्कि हम साझेदार बन के काम कर सकते हैं, तो ये दिखाता है कि आने वाले समय में जो क्राइसिस है खास करके मिडिल ईस्ट में, तो इन दोनों देश की अगर सहमति बनती है तो ऑब्वियस है कि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डायरेक्शन निकलेगा। और जो विश्व में जिस तरीके से ऊर्जा संकट को लेके एक क्राइसिस बनते जा रहा है वो रिजॉल्व हो सकता है। तो मैं मानता हूं कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है इन दोनों का, जिस तरीके से एक दूसरे के बीच में जो प्रेज कर रहे हैं और अपने साझेदारी की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही वैश्विक राजनीति में एक मेजर कारण हम इसको देख रहे हैं। जी।
उमंग जी, वो अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता आ रहा है, दुनिया के देशों में अपनी थाक जमाता रहा है, उसके राष्ट्रपति नहीं ट्रंप साहब अब तक यूएई, इजराइल, सऊदी, कतर जैसे देशों का दौरा कर चुके हैं। वहां पर जब जाते हैं तो उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने उनका खुद एयरपोर्ट पर आकर स्वागत किया था। ऐसे में अब जो चीन की यात्रा पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हैं, तो यहां पर उनको रिसीव करने जो है राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ना पहुंचकर वहां के राष्ट्रपति जो हैं झेंग ने उनका स्वागत किया है। ऐसे में कैसे देखें कि सुपर पावर की चीन में जो है, इसको कैसे देखें? किरकिरी के तौर पर देखें, अपमान के तौर पर देखें, या कोई तवज्जो चीन नहीं देना चाहता अमेरिका को, इस तौर पर देखें? कैसे देखें इस पूरे स्वागत समारोह को जो एयरपोर्ट पर चीनी राष्ट्रपति नहीं पहुंचे उनको रिसीव करने के लिए? नहीं, इसको देखे ही नहीं। जो है ये बहुत ही माइनर ऑप्टिक्स है, बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर स्वागत किया जा रहा है और कोई स्वागत में कमी नहीं रखी गई है। इसके ऑप्टिक्स और इसकी जो टोन एंड टेनर है पूरे के पूरे टॉक्स के, ये बहुत हाई लेवल के ऊपर हैं। इसके 4 टी हैं जो बिंदु हैं, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ताइवान और तेहरान। ये 4 टी के अंतर्गत ये टॉक्स हो रही हैं और इसके अंदर बड़ा हाई लेवल डेलीगेशन, 30 टॉप सीईओ वहां पे गए हैं। चीन को अमेरिका से हाई लेवल के सेमीकंडक्टर्स चाहिए जो एआई के अंदर उसको इस्तेमाल करने हैं। इस टेक्नोलॉजी के अंदर कन्वर्जेंस चीन भी चाहता है। चीन नहीं चाहता कि अमेरिका उससे नाराज हो जाए और टेक्नोलॉजी के अंदर कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन ना हो। इस करके ट्रेड और ताइवान के ऊपर चीन अमेरिका से मदद चाहता है। ताइवान के ऊपर वो चाहता है कि वो उसकी वन चाइना प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करे। वन चाइना पॉलिसी को वो एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो वन चाइना प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करने की गुहार लगा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स को। वो कह रहा है कि हम ईरान की मदद नहीं करेंगे या उसको जो है उसके साथ नहीं खड़े नजर आएंगे अगर आप ताइवान के साथ खड़े नजर नहीं आएंगे। आप ताइवान को हथियार देना बंद कर दीजिए, आप ताइवान को वन चाइना प्रिंसिपल के अंडर एक्सेप्ट कर लीजिए, हम ईरान की तरफ जो है उतना तवज्जो नहीं देंगे। तो मॉडलिटीज टॉक्स की इस तरह से हो रही हैं और ट्रेड के ऊपर भी दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। और मैं जो गेस्ट साथ में हैं, साथी बैठे हैं, उनके साथ बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि अगर ये टॉक्स सक्सेसफुल होती हैं, ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा है, क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्था इस समय ऐसी स्थिति से गुजर रही है जिसके अंदर रिसेशन आ सकता है अगर ये मिडल ईस्ट क्राइसिस एक्सटेंड अपॉन होता है। भारत के लिए भी अच्छा है क्योंकि हमारे को एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं और हमारी भी स्थिति जो है वो खराब हो सकती है। हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की वजह से हमारे जीडीपी और हमारा जो है फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज हो सकता है। तो दोनों चीन और यूएसए एडवर्सेरियल एटीट्यूड को हटाकर आपस में कॉपरेशन करें और लार्जर गुड के लिए सोसाइटी की और ह्यूमैनिटी की काम करें, और भारत भी उसके अंदर साथ दे, रूस भी उसके अंदर साथ दे और बाकी और विश्व शक्तियां भी उसके अंदर साथ दे। इससे ओवरऑल लंबे समय के लिए पीस और शांति लाई जा सकती है। और मनोज जी, जिस तरीके की बात कर रहे हैं कोहली साहब के, इसमें जो मेन मुद्दा है वो ताइवान जो है भूमिका निभा सकता है, ताइवान को लेकर जो है जिक्र हो सकता है, और हो क्यों ना, क्योंकि चीन जो है उसको अपना अधिकार क्षेत्र में मानता है ताइवान को, और ताइवान को हथियारों की सप्लाई जो है यूएस कर चुका है। इसको लेकर अभी एक हफ्ते पहले भी जो है कहीं ना कहीं चीन ने इशारा किया था कि जो है अमेरिका को कि इस तरह की हथियारों की सप्लाई ना करे। ऐसे में क्या इस बैठक में, जो द्विपक्षीय बैठक हो रही है, इस बैठक में ताइवान को लेकर क्या कुछ जो है निष्कर्ष निकल सकता है? देखिए, ऑब्वियस है कि विश्व के जितने देश हैं और खास करके जब हम अमेरिका और चीन की जब बात करते हैं तो देखिए नंबर 1 और 2 का संघर्ष है। अगर आप देख लीजिए तो एक नंबर 1 पे और एक नंबर 2 पे, और दोनों की एक दूसरे की जरूरत है। और उतना ही नहीं, आज के इस ग्लोबलाइजेशन के टर्म में जिस तरीके से हर विश्व के सारे देश एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं, वो हमें समय दिख रहा है। तो इससे आज के डेट में ट्रेड और खास करके जो संबंध है उसको हम दोनों को अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि ट्रेड के माध्यम से ही हम सारी चीजों को एडजस्ट करते हैं। और आज शायद यही स्थिति है कि जिस प्रकार से अमेरिका एक तरीके से बैकफुट पे आया है वेस्ट एशिया क्राइसिस में, और जैसा कि अभी हमारे पूर्व जो एक्सपर्ट बता रहे थे कि ये देखिए ताइवान का जो इश्यूज है वो एक आप समझ सकते हैं कि ये एक इन लोगों का हिस्टोरिकली एक कन्फ्लिक्ट है और दोनों देश का उसके पीछे इंटरेस्ट है, और एक तरीके से हर देश दूसरे देश का एक बफर स्टेट बना के उसके माध्यम से वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का प्रयास करता है, जिसको हम वर्ल्ड राजनीति में जो जियो पॉलिटिक्स और खास करके जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसके हिसाब से देखते हैं।
और नो डाउट ताइवान का जो कंट्रीब्यूशन है, खास करके अगर हम देख लें रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके, और हम जैसा कि जानते हैं कि जिस प्रकार से टैरिफ वार ट्रंप ने छेड़ा, और उस समय चाइना अभी आज की डेट में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स है, तो कहीं ना कहीं ट्रंप इस चीज को लेके उन्हें समझ में आ रहा है कि आज जो विश्व है वो 4 दिशा में चल रहा है। और जैसे उस 4 दिशा में अगर देख लीजिए तो टेक्नोलॉजी और खास करके एआई का जो प्रोडक्शन है वो बिना रेयर अर्थ मिनरल्स का संभव नहीं हो सकता, और उसमें चाइना की मेजर भूमिका है। और उसमें जिस तरीके से इन दोनों के बीच में शुरुआती दौर में जो कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिला, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से राजनीतिक अस्थिरता फैलाने के कदम में इसको हम देख सकते थे। लेकिन आज इन दोनों हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का मिलना और ताइवान के विषय पे दोनों की बातचीत होना, मुझे लगता है कि एक बहुत ही पॉजिटिव एक मैसेज देने वाला हो सकता है। क्योंकि अभी जिस तरीके से, चूंकि आप देख सकते हैं कि चाहे चाइना हो या अमेरिका हो, दोनों कहीं ना कहीं एक तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। जो एक आर्थिक जिस तरीके से जो डेवलपमेंट है वो दोनों का डाउन हो रहा है, और अमेरिका में जिस तरीके से ट्रंप डे बाई डे घिरते जा रहे हैं, और अभी नवंबर में वहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं, और जिस प्रकार से चाइना और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है उसमें भी जिस तरीके से चाइना वहां से गेन कर रहा है और अमेरिका उस हिसाब से गेन नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल शुद्ध रूप से इकोनॉमिक डेलीगेशन है। और मुझे लगता है कि अगर अर्थव्यवस्था को ये लोग पैरामीटर बना के आपस में बातचीत करता है तो नो डाउट इसमें आने वाले समय में एक पॉजिटिव रास्ता जरूर निकलेगा, और ताइवान का जो इश्यूज है वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज होगा। और उतना ही नहीं, इसके साथ साथ हम ईरान को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आज ईरान जो पिछले 70-75 दिन से जो उस युद्ध में अभी तक अपने आप को टिका के रखा है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि आज उसके पीछे चाइना ही एक तरीके से ऑक्सीजन के रूप में काम कर रहा है। और अमेरिका भली भांति जानता है कि ईरान में, देखिए, पॉलिटिक्स या राजनीति में परसेप्शन इज ऑलवेज मैटर। तो अभी युद्ध में ऑब्वियस है कि ईरान का नुकसान ज्यादा हुआ है, लेकिन जो परसेप्शन है उसमें अमेरिका कहीं ना कहीं बैकफुट पे दिखते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन होगा कि ईरान का जो संकट है वो चाइना के माध्यम से दूर करने की उसमें कोशिश होती है कि नहीं होती है। तो ये आने वाले 1-2 दिन के अंदर में इस पे भी क्लैरिटी आ जाएगी। जी, जिस तरीके से कोहली साहब अभी हाल ही में जब हॉर्मुज स्ट्रेट पे हमने देखा था नाकेबंदी हुई थी, तो एक ईरानी जहाज जो है वो चीन से कुछ जो है माल सप्लाई लेते हुए ईरान की तरफ जा रहा था। उस विमान पर जो है अमेरिका सैनिकों ने हमला किया था और कहा था, ये आरोप लगाए थे कि चीन जो है अवैध तरीके से हथियारों की सप्लाई जो है ईरान को कर रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरीके के आरोप खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने लगाए थे। अब ताइवान ने जो है उनके दौरे से पहले वाशिंगटन को कहा था कि ताइवान को जो सप्लाई हथियारों की है पिछले बुधवार को, उसको लेकर जो है वादा याद दिलाया था चीन ने। इनके दौरे से पहले वॉशिंगटन को याद दिलाया था। क्या लगता है, जिस तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट में ये आरोप लगे थे कि चीन जो है ईरान को अंदर खाने से हथियार की सप्लाई कर रहा है, अंदरूनी तौर से मजबूती प्रदान कर रहा है, क्या उसके परिप्रेक्ष्य में अमेरिका ने जो है ताइवान को हथियार सप्लाई किए थे? ये बात बिल्कुल क्लियर है कि चीन ने सपोर्ट किया है ईरान को, नॉट ओनली सी रूट्स के थ्रू बट सैटेलाइट्स और इमेजेस के थ्रू, इंटेलिजेंस के थ्रू। पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी जो ईरान आज की डेट में इस्तेमाल कर रहा है, वो पूरी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं चीन के अंदर विकसित टेक्नोलॉजी है। मिसाइल टेक्नोलॉजी भी चीन के अंदर विकसित है। जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिस्टम्स बना रखे हैं, उन्होंने टनल्स बना रखी हैं, उसके अंदर भी चीन की मदद शामिल है। अभी से नहीं, पिछले 2 से 3 साल से, और हो सकता है उससे पहले से भी चीन की मदद ईरान को हमेशा से रही है। चीन की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है ईरान के अंदर। बहुत सारे बंदरगाहों के अंदर, रिफाइनरीज के अंदर, टेक्नोलॉजी में और बाकी सारी चीजों के अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स चीन ने ईरान के अंदर इन्वेस्ट किए हैं। ये सारा जग जाहिर है कि चीन और ईरान स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। रूस भी उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये तीनों की मदद से ही ईरान, इन दोनों की मदद से ही ईरान सस्टेन कर पाया है द काइंड ऑफ बम्बार्डमेंट जिस तरह की यूनाइटेड स्टेट्स ने बम्बार्डमेंट की है। अभी कई उसके ऊपर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप, यूनाइटेड स्टेट्स और उनके एलीज जो हैं वो चीन से बात कर चुके हैं और बोल चुके हैं कि आप जो है मदद ना करें ईरान को, उनको हेल्प ना करें, क्योंकि ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। स्टेट ऑफ हार्मुज के ऊपर पहले ईरान ने ब्लॉकेट लगा रखा था, फिर डबल ब्लॉकेट लगा, जिसका मैक्सिमम असर चीन पर ही पड़ा, क्योंकि चीन 90% अपना तेल ईरान से निर्यात करता है। आयात भी बहुत सारा चीन जो है मैक्सिमम चीजें ईरान को देता है, तो उसकी इकोनॉमी पे उसका डायरेक्ट असर पड़ता है। उससे चीन
जो है वो एक तरह से थोड़ा सा उनका स्टैंड डाइल्यूट हुआ है और उन्होंने मदद को अपनी रिकंसिडर करना शुरू किया है। हाउएवर हैविंग सेड दैट, इस सारी बात को अगर आप परिप्रेक्ष्य को आप देखें पूरा का पूरा, चीन को अमेरिका क्या दे सकता है कि वो चीन ईरान को अब मदद करना बंद कर दे, ये बहुत जरूरी है। अमेरिका के पास क्या है जो वो चीन को हटाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है? उसके पास एआई से रिलेटेड कुछ टेक्नोलॉजी है और चिप्स हैं जो कि वो शेयर नहीं करना चाहता चाइना के साथ। दूसरा, उसके पास ताइवान को है जहां पे वो सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज लगा चुका है, डी माइनिंग और माइनिंग के इक्विपमेंट्स लगा चुका है, उनको एम्फीबियस इक्विपमेंट प्रोवाइड कर चुका है ताइवान को। ये सारी चीजें अमेरिका के पास हैं जो वो या तो रोक सकता है या प्रोवाइड कर सकता है चीन को। अब ये देखना होगा कि इस वार्ता के अंदर कितने हद तक अमेरिका उनको देने के लिए तैयार है और कितनी हद तक चीन पीछे हटने के लिए तैयार है। टेबल के ऊपर वार्ता हो रही है, पर टेबल के ऊपर चीन और यूएस के टेबल के ऊपर तेहरान और ताइवान है। कोहली साहब 2017 के बाद ये दूसरा दौरा है ट्रंप का चीन का, और चीन जाने से पहले, रवाना होने से पहले, जिस तरीके से चीन ने वॉशिंगटन डीसी को कहा था कि ताइवान को जो है हथियार सप्लाई ना करे, मदद ना करे अमेरिका, ऐसा उसने दौरे से पहले कहा है। और जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति चीन पहुंचते हैं, उनका हेलीपैड पर जो है चीन के जो है राष्ट्रपति शी जिनपिंग स्वागत न करते हुए उपराष्ट्रपति जेंग स्वागत करते हैं। हालांकि बाद में जो है उनका ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल के बाहर शी जिनपिंग स्वागत करते हैं। जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो ग्रेट हॉल के बाहर की तस्वीरें हैं। तो क्या लगता है, और जिस तरीके से अब अमेरिका पर आरोप लग रहा है कि वो ताइवान को सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका कह रहा है कि चीन जो है कहीं ना कहीं अंदर खाने से जो है ईरान को सपोर्ट कर रहा है, अब इस वार्ता के बीच में क्या निष्कर्ष निकल सकता है कोहली साहब? यही सारा का सारा मुद्दा है जो मैं आपको बता रहा हूं कि अंदर खाते से बात क्या हो रही है। उधर से जो चीन है वो ईरान को 100% ऊपर से भी सपोर्ट कर रहा है, नीचे से भी सपोर्ट कर रहा है, साइड से भी सपोर्ट कर रहा है। ताइवान की इसकी तेहरान की ईरान की ड्राफ्टिंग ऑफ नेगोशिएशन पूरी की पूरी चीन के अंदर हो रही है। वो न्यूक्लियर आर्सेनल अपना नहीं देना चाहता, या जो है हॉर्मूज को नहीं खोलना चाहता, उस पर अपना होल्ड नहीं खोलना चाहता। वो भी बार्गेनिंग चिप है जो चीन ने ही उनको प्रोवाइड किए और बोला है कि आप इसके ऊपर अडिग रहें, क्योंकि वो चाहता है इसके एवज में कि अमेरिका पूरा का पूरा बंद कर दे ताइवान को हथियार देना। ये वार्ता बड़े ही हाई लेवल पेश करके हो रही है। इसको ट्रिविलाइज ना किया जाए छोटे छोटे मुद्दों से कि जो है रिसीव नहीं किया एयरपोर्ट के ऊपर या इस तरह के मुद्दों से। ये स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर हाई लेवल की टॉक हो रही है जो टेबल के ऊपर वर्ल्ड इकोनॉमी है और टेबल के ऊपर बहुत सारे इस तरह के मुद्दे हैं जो विश्व शांति से रिलेटेड हैं। और इस विश्व शांति के अंदर अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, इसके डिजास्टरस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। वी मस्ट ऑल होप कि इसके अंदर किसी ना किसी तरह से द टू ग्रेट पावर्स और जो टू लीडर्स हैं वो किसी तरह से एक मिडल पाथ निकालें और जिसके अंदर वर्ल्ड को, इकोनॉमी को नुकसान ना हो और जान माल का नुकसान ना हो, और ये लड़ाई जो है एक विश्व युद्ध में ना तब्दील हो जाए या लॉन्ग वॉर में ना तब्दील हो जाए। अगर ये लॉन्ग वॉर होती है तो वर्ल्ड रिसेशन के कगार पर पहले से खड़ा है। मनोज जी, क्या लगता है, दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता चल रही है, क्या इस वार्ता में मिडिल ईस्ट युद्ध को लेकर बातचीत हो सकती है क्या? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आज की डेट में पूरे वर्ल्ड के सामने जो वर्तमान क्राइसिस है वो मिडिल ईस्ट का क्राइसिस है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में एनर्जी को लेके जो क्राइसिस उत्पन्न हुआ है और उससे हर व्यक्ति, देश के हर लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं और इसका अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, आज ईरान के पास खोने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि उसने एक तरीके से उसके जितने भी जो लीडर थे वो सारे सबको अमेरिका और इजराइल ने एलिमिनेट कर दिया है। और आईआरजीसी जिस तरीके से कंट्रोल कर रहा है अभी आज के डेट में, तो आईआरजीसी एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हमें समझना होगा कि वो उसका एग्जिस्टेंस एंटी अमेरिका और एंटी इजराइल ही है, तभी उसे वहां से सपोर्ट मिलता है। लेकिन आज जिस प्रकार से वहां पे अर्थव्यवस्था को लेकर ईरान की जो स्थिति डे बाय डे खराब होते जा रही है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि पर डे लगभग $500 बिलियन का नुकसान हो रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के चलते, जिस तरीके से अमेरिका ने वहां पे नाकेबंदी कर रखा है। लेकिन दूसरी तरफ वही आप समझ सकते हैं कि लगभग वहां 1400 से 1500 शिप हैं जो अभी तक फंसे हुए हैं और पूरे विश्व का उसमें एक तरीके से जो फ्यूल है वो वहां पे बिल्कुल बैरिकेड करके उसको रोका गया है। और ये मुझे लगता है कि अगर ये चाइना इसमें अगर अपनी भूमिका
और खास करके अमेरिका जो अभी जिस प्रकार से ट्रंप अभी गए हैं, देखिए ये यात्रा पहले से प्रस्तावित थी, लेकिन बीच में युद्ध के चलते उसको बढ़ाया गया। और आज अभी जिस स्थिति में जब से शांति वार्ता हुई है, हम कहने के लिए तो बोल रहे हैं कि शांति वार्ता चल रहा है, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं इजराइल भी लेबनान पे अटैक कर रहा है, जबकि ईरान का मोटिव है कि जब तक हमारे प्रॉक्सी विशेष करके हिजबुल्लाह पे अटैक करना इजराइल नहीं बंद करेगा तब तक शायद हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, उसने जिस तरीके से अपने डिमांड रखे कि हमें मुआवजा भी चाहिए जो हमारे नुकसान हुए। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे अमेरिका बिल्कुल उस चीज को लेके डिटरमाइंड है कि जब तक उसका जो न्यूक्लियर जो यूरेनियम इनरिचमेंट है उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं या उसको सरेंडर नहीं कराते हैं, तब तक शायद इस युद्ध से निकलना मुश्किल है। क्योंकि आज अमेरिका भी इस युद्ध से निकल के कुछ हाथ में लेके जाना चाहता है कि वो अपने कांग्रेस को और अपने देश की जनता को दिखाए कि इस युद्ध में जाने से हमने क्या प्राप्त किया। तो ये एक तरीके का बड़ा ही डेडलॉक पोजीशन बना हुआ है इन सब चीजों को लेके। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईरान और चाइना के बीच में बहुत गहरे और पुराने संबंध रहे हैं। 1980 के अगर आप दशक को याद कीजिए तो चाइना ईरान का पूरा एक तरीके से उसका डिफेंस पार्टनर हुआ करता था, सारे हथियार वही सप्लाई करता था। तो लेकिन आज के डेट में जिस तरीके से अमेरिका के CIA एजेंसी ने जिस तरीके से एक्सपोज किया चाइना को कि, और ये जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि बिना चाइना के सपोर्ट से आज ईरान वहां पे खड़ा हो ही नहीं सकता था। तो और आज इसीलिए शायद मुझे लगता है कि ट्रंप ने ये अपनी वार्ता ये चाइना के साथ रखी है। और दोनों को नेताओं का जो एक डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है उसमें बहुत ही एक गुड पोस्चरिंग देखने को मिल रहा है। दोनों एक दूसरे के बीच में सहमति बनाते हुए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके की, चूंकि आज के डेट में दोनों देश को एक दूसरे की जरूरत है, जैसा कि उन्होंने कहा, चाइना प्रेसिडेंट ने कहा कि हमें एक कंपटीटर के रूप में नहीं बल्कि एक सहयोगी के रूप में काम करने की जरूरत है और दोनों को डेवलप करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि आज इस 21वीं शताब्दी में जिस तरीके की स्थिति बन रही है और अमेरिका के पास जो टेक्नोलॉजी है, जो उसके पास सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं चाइना उसमें चाहता है कि मुझे भी उसमें शेयर मिले। और शायद इसीलिए ऑब्वियस है कि गिव एंड टेक होगा, क्योंकि आज वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो रियलिज्म है उसी के आधार पे सारी चीजें तय हो रही हैं। और मुझे लगता है कि एक सार्थक और एक पॉजिटिव वैश्विक राजनीति को में हम लोगों को देखने को मिलेगा इसमें। जी बिल्कुल मनोज जी, और साथ ही कोहली जी, देखना होगा कि इस बैठक के बाद जो है तस्वीर क्या होगी। फिलहाल के लिए इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दोनों देश यानी कि चीन और अमेरिका को लेकर जो है टेबल पर बातचीत हो रही है, द्विपक्षीय वार्ता हो रही है। अब देखना होगा कि द्विपक्षीय वार्ता के बाद की तस्वीर क्या होगी। क्या दोनों देश एक दूसरे से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए नजर आएंगे या इनमें खटास जो पिछले कई सालों से बरकरार थी वो आगे भी बरकरार रहेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए एमएच न्यूज के साथ। नमस्कार।